Hello aspirants, this is Ahir and welcome you back to SSB Crack Exams. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक बहुत ही एम्बिशियस से प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काम कर रहा है जो कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में है। तो करंटली पेरिस फ्रांस में इससे रिलेटेड नेगोशिएशंस वहाँ पर चल रहे हैं। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इस नेगोशिएशंस को, क्या क्या इंपॉर्टेंट से रिकमेंडेशंस हमने सबमिट किए हुए हैं, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन, ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उनका करंटली सेकंड सेशन जो है वो पेरिस फ्रांस में चल रहा है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में, और इनके नेगोशिएशंस में 29 से लेकर जून 2 2023 तक चलने वाले हैं, जो कि खासकर एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में है। तो यहाँ पर एक 55 नेशन का कोएलिशन ने एक स्ट्रॉन्ग अर्ज यहाँ पर की है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रीटी हमें लाने की जरूरत है जो कि सर्टेन हजार्डस केमिकल्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा सके और प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स पर पूरी तरीके से बैन हम लगा सकें, ताकि वो फर्दर जाकर जो कि नेचर में ही एंड अप होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं ये रिसाइकिल वगैरह करने के लिए। तो पूरी तरीके से एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ पिछले ही महीने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वालों ने, जो कि करंटली इस टॉक्स को होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट रिलीज किया हुआ था रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट बाय 80% बाय 2040 के नाम से। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने पूरी तरीके से आउटलाइन किया हुआ था क्या क्या इंपॉर्टेंट से की एक्शन के एरियाज हैं या फिर की एरियाज हैं जिसमें हमें एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने हाईलाइट किया हुआ था रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रीओरिएंटेशन ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग टू ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स। अगर आपको याद हो तो इंडिया ने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक का को हमने ऑलरेडी इंडिया भर में बैन जो है वो लगा दिया हुआ है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट से सजेशंस भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक्स और जो कोई खासकर जो पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है उनसे अल्टरनेटिव मटेरियल की ओर अगर हम मूव होंगे तो प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड जो रिडक्शन करने का मांग या रिडक्शन करने का जो गोल हमने रखा हुआ है वो बहुत ही जल्द हम रीच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आईएनसी के बारे में बता दूं, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। तो पिछले साल फरवरी 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली वालों ने एक हिस्टोरिक सा रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया हुआ था और उन्होंने यूनानिमसली ये कहा कि एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाना बहुत जरूरी है प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर। और साथ ही उन्होंने प्लास्टिक पोल्यूशन के साथ साथ मैराइन एनवायरनमेंट को भी जो पोल्यूट हो रहा है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर मैराइन पोल्यूशन से भी बचाने के लिए यहाँ पर एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने की बात यहाँ पर की हुई थी। और टारगेट ये रखा हुआ था कि बाय एंड ऑफ 2024 इस सभी नेगोशिएशंस को हम एंड भी करेंगे और एक ट्रीटी भी साइन करेंगे। ठीक है, तो उसी के चलते दरअसल ये नेगोशिएशंस करंटली चल रहे हैं। और यहाँ पर खास बात ये थी कि ये इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में बात की जा रही है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच का होगा और फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक को मद्देनजर रखते हुए ही ये रिकमेंडेशंस वगैरह करेगा, क्योंकि लेवल ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं दुनिया भर में और एक सीरियस ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू यहाँ पर हमें ला रहे हैं। और साथ ही साथ कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बोथ एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज हेल्थ डायमेंशंस, खासकर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। और अगर बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो की अगर हम बात करें, इस तरीके के लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, नेसेसरी इंटरवेंशंस ना होने की वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्लास्टिक एंटर होता है, प्लास्टिक वेस्ट, वो नियरली ट्रिपल हो जाएगा। यानी कि 2016 के आंकड़े अगर हम देखें तो 9 to 14 मिलियन टन पर ईयर प्लास्टिक हमें मेराइन या फिर एक्वेटिक सोर्सेस में देखने को मिलेगा एंड बाय 2040 वो ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 23 से लेकर 37 मिलियन टन हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज वन सच रीजन वाई एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट लाना बहुत ही जरूरी है। तो ऑलरेडी 2 सेशंस यहाँ पर हो चुके हैं या फिर सेकंड सेशन अभी चल रहा है। फर्स्ट सेशन जो था इंटर गवर्नमेंटल कमिटी का, तो ये जो था एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने की उन्होंने कोशिश की हुई थी प्लास्टिक पोल्यूशन पर और मैराइन एनवायरनमेंट को भी लेकर। तो ये उरुग्वे में ये नेगोशिएशंस चले हुए थे फ्रॉम 28 नवंबर टू 2 दिसंबर 2022 और रीजनल कंसल्टेशंस भी उसी टाइम फ्रेम में हुए थे। और उसी को कंटिन्यू करते हुए अब सेकंड सेशन जो है वो आईएनसी का प्लास्टिक पोल्यूशन पर चल रहा है, जो कि 29 मई से स्टार्ट हुआ और 2 जून 2023 तक वो कंटिन्यू होगा। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स जो कि पेरिस फ्रांस में है, वहां पर करंटली ये सभी डिस्कशंस चल रहे हैं और साथ ही साथ रीजनल कंसल्टेशंस भी इसी टाइम फ्रेम में ही होंगे। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है नेगोशिएशंस में, खासकर ये जो आईएनसी के नेगोशिएशंस चल रहे हैं वहां पर। तो दिल्ली बेस्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट एनजीओ है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उन्होंने जो कि खुद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का वन ऑफ द मोस्ट अक्रीडेड एनजीओस माना जाता है, तो उन्होंने रिटर्न सबमिशंस दिए हुए हैं आईएनसी के सेक्रेटेरिएट को और आईएनसी के सेक्रेटेरिएट ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के पब्लिक पोर्टल पर उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को अपलोड भी किया हुआ है। तो
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट वालों ने जो अपने सबमिशन दिए उसमें ज्यादातर उन्होंने फोकस किस पर दिया, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए इस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के, कोर ऑब्लिगेशंस क्या क्या रखने हमें चाहिए, कंट्रोल के मेजर्स किस तरीके से होने चाहिए और वॉलंटरी अप्रोचेस क्या क्या होने चाहिए, इनके बारे में उन्होंने हाईलाइट किया। मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट से सबमिशंस जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट वालों ने दिए उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्लियरली ये कहा गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होना क्या चाहिए, यानी कि अगर आप एक बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिसे हम ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी और जीपीटी कहेंगे, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन करो, यानी कि स्कोप कैसा होगा कि आप पोल्यूशन को एंड किस तरीके से करोगे, प्लान आपका क्या होगा कि कितने पीरियड ऑफ टाइम में फिर कितने साल आप लेंगे इस पोल्यूशन को कम करने के लिए, प्रोडक्शन और कंजम्पशन को जो कि प्लास्टिक्स और हार्मफुल केमिकल्स की अगर हम बात करें खासकर जो बिजनेसेस वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, कितने टाइम फ्रेम में आप करोगे, यानी कि एक जब आप लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको एक थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा, आपको एक डी डेट भी वहां पर देना पड़ेगा। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव्स बताइएगा और डिफाइन कीजिएगा क्लियरली और बाद में हमें ये भी बताइएगा कि कितने टाइम फ्रेम में वो करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो आइडेंटिफाई करना और स्टॉप करना प्रोडक्शन ऑफ नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक्स, खासकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हम कहते हैं, कैरी बैग्स वगैरह जो होते हैं, मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह होते हैं, सबसे पहले आप इन्हीं पर निशाना साधिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन इन्हीं से ही हो रहा है। सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर्स को हमें यहाँ पर टारगेट करना पड़ेगा, खासकर पैकेजिंग के इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर अनसस्टेनेबल क्वांटम ऑफ प्लास्टिक जो कि टिपिकली सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं हद से ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई भी सही तौर पर रेगुलेशंस वगैरह यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं किए गए हैं। चाहिए कि नेशनल लेवल पर हम नेशनल एक्शन प्लान्स में भी उन्हें इंक्लूड करें और नेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम में भी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स वगैरह लाएं ताकि इस टिपिकल सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर जो है वो बैन वगैरह लगा सके या फिर उन्हें फेज्ड मैनर पर एलिमिनेट कर सकें। और कोर ऑब्लिगेशंस की अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, खासकर प्रोडक्शन और कंजम्पशन को लेकर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर, प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट को कि किस तरीके से उन्हें क्रिएट किया जा रहा है और ग्लोबल लेवल पर नर्चर किया जा रहा है, और हर कंट्री पर ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस रखने बहुत ही जरूरी है। कंट्रोल के मेजर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोकस किया जाना चाहिए कि पहले डिफ्रेंशिएट करके बताओ, रिसाइकलिंग कुछ और होता है, डिस्पोजल कुछ और होता है, इनके दोनों के टर्मिनोलॉजीज अलग है, इनके यूसेजेस अलग होते हैं और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी अलग अलग होते हैं। कई सारे कंट्रीज ने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए और उन्होंने ये जताया कि कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डील विद प्लास्टिक क्राइसिस। लेकिन यहाँ पर सीएससी वालों ने ये भी कहा कि देखो अच्छी बात है कि मेंबर स्टेट्स सोच रहे हैं कि बायोप्लास्टिक्स जो है वो यहाँ पर एक सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी कि बायोप्लास्टिक्स उनके ओन सेट ऑफ चैलेंजेस को भी यहाँ पर लेकर आते हैं और अल्टीमेटली जिस प्लास्टिक प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं ना, द वेरी प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक प्रॉब्लम, उसे टैकल करने के लिए ये बायोडिग्रेडेबल या फिर कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो है वो बहुत ही कम यहाँ पर योगदान देंगे। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, अफकैट, टेरिटोरियल आर्मी and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।